Hello student, today in the ninth PPT of Indian economy we discuss about the economic plans and economic planning in India. देखिए जैसा कि स्लाइड भी दिखा रही है, इकोनॉमिक प्लानिंग तो सेंट्रल लेवल पे होने वाली एक एक्टिविटी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। बट इसमें देखिए रोल हर व्यक्ति का है। स्लाइड में भी आप देख सकते हो कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, भारत का निवासी हो, तो उसका रोल है। इसमें भी आप देखिए जो ब्लॉक्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो है वो डिफरेंट सेक्टर को शो करते हुए हर सेक्टर इसमें अपना एक रोल प्ले करता है। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करते हैं जब, तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट ना होकर के एक आइडिया है, एक बिहेवियर है जो ह्यूमन प्रदर्शित करता है। जब ह्यूमन प्रदर्शित करता है तो इकोनॉमी का प्रदर्शित करना वो अपने आप ही स्वयं हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन से ही जो है वो इकोनॉमी है। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसे की डिसीजंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रीजनल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें लेसजे फायर अप्रोच जो है वो मानी जाती है, जो कि एक प्योर फॉर्म है कि गाइड करने की इकोनॉमी को और रिस्ट्रिक्शंस को कम करने, लोग बाउंडेशंस को कम लोगों में लागू करने और लाइसेंस जो राज है उसको ख़त्म करके या मॉडरेट वे में नियंत्रित करके उसको स्पीड देने, उसको डायरेक्शन देने और इकोनॉमिक एवोल्यूशन की ओर इकोनॉमी को ले जाने के लिए ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। देखिए तो वैसे तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग का, तो वो यूएसएसआर की रिपोर्ट में कि एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान जो स्टेप्स बने हैं, जो चरण बने हैं, उनको ही आप इकोनॉमिक प्लानिंग का दर्जा देते हो। इन्हीं वर्डों को आगे बढ़ाते हुए हैक ने जो प्लानिंग के बारे में बताया, तो हैक के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, यानी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक डायरेक्शन को प्रोडक्शन एक्टिविटी की ओर इकोनॉमिक डायरेक्शन देना और इकोनॉमी को बूस्ट करना, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन करना, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग का वर्ड है। एंड इन द वर्ड्स ऑफ जुइंग, इकोनॉमिक प्लानिंग कंसिस्ट करती है पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और ये लीड करती है सेंट्रलाइजेशन नेशनल इकोनॉमी का, और साथ ही साथ इसमें चरणबद्ध तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को कम करके इवोल्यूशन की ओर ध्यान दिया जाता है और नेशन के ऑल रिसोर्सेज को इंट्रीगेटली यूज़ किया जाता है। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एक हिस्सा है वो इकोनॉमिक प्लान्स हैं। तो इकोनॉमिक प्लान्स क्या होते हैं? ये स्कीम की आउटलाइंस होते हैं, यानी स्कीम जो आपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको आप किस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पूरा करोगे। इसके लिए आप एक उसकी रफ जो है वो डिज़ाइनिंग करते हो, आउटलाइन करते हो, तो इसको इकोनॉमिक प्लान बोला जाता है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो अपना एक प्रोफार्मा तैयार करते हैं कि हाउ टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, तो वो पूरा प्रोसेसिंग स्टेप टू स्टेप इकोनॉमिक प्लान कही जाती हैं। द बेसिक एम्स ऑफ इकोनॉमिक प्लान आर, देखिए सबसे पहला जो इकोनॉमिक प्लान का एम्स है वो इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करना और साथ ही साथ सोशल और मोरल अपलिफ्टमेंट करना लोगों का, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े और सोसाइटी में उनका जैसे एजुकेशन हेल्थ सेक्टर की ओर उनका ध्यान ज़्यादा जाए। उसके अलावा कंट्री को स्ट्रेंथन करना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंट्री का बढ़ना, लोगों के दिमाग का स्तर बढ़ना, लोगों का अच्छी जो है वो डिबेट्स में पार्ट लेना, अच्छी बातों का करना और अच्छी थिंकिंग होना, ये देखिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक प्लान्स का बहुत बड़ा रोल है। कोई देश पैसे वाला हो सकता है बट जो एजुकेशन है, वहाँ के डिस्कशन है, वहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका अच्छा होना इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि हो सकता है वो जीडीपी के विकास में ना आए बट वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की विकास में ज़रूर आता है। तो लोगों की अच्छी सोच का, बुद्धिजीवी वर्ग का ज़्यादा होना एक अच्छी इकोनॉमी को, एक अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग को, एक अच्छे इकोनॉमिक प्लान्स को दर्शाता है। देखिए भारत का जब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाती है तो भारत का देखिए कमिटमेंट है एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर। हमें एक प्लान्ड डेवलपमेंट की ओर जाना है
जहां हमारे सोसाइटी को इम्प्रूव करनी है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, और साथ ही साथ अपनी सोशल और इंस्टीट्यूशनल यानी कि अपनी सामाजिक और संस्थागत विकास भी हमें करना है। यानी अपनी सोसाइटी, संस्कृति और इकोनॉमी तीनों में हमें विकास करना है। इंस्टीट्यूशनल वे में भी हमें ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्रिएट करनी है, और साथ ही साथ अपनी जो हमारे मोरल्स हैं या जो हमारी प्रायर सेट गाइडलाइंस हैं या हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है उसको भी हमें बचा के रखना है। तो इसमें इंडिया की प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और गवर्नमेंट जो है हमेशा इस ओर ध्यान देती है कि इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ हमारी रिलीजियस, कल्चरल और जो वैरायटी है इंडिया की, इंट्रीगेटी है, वो उस ओर ध्यान दिया जाए। ठीक है, संप्रभुता संपन्न जो है वो समाजवादी और सेकुलर टाइप्स ऑफ व्यवस्था, वो भी जो है जैसा कि हमारी प्रियम्बल में ही दिया हुआ है, वो उसको ध्यान में रख के इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, कुछ मेजर फीचर्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। एक तो ये कंसर्न करता है सर्वे और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनारियो को डायग्नोस करता है, और उसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं उन्हें ढूंढा जाता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है जो फ्यूचर में हमें अचीव करने हैं। ये गाइड करता है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और पाथ ढूंढता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। उसके अलावा प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो कंट्री की हो सकती है उसको किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, उसके इम्प्रूवमेंट की ओर ध्यान देता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग की होती हैं। ये फीचर्स जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में प्राप्त से मतलब समझे जा सकते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पहला ये है, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सिस्टम है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एक्सचेंज एक्टिविटी हो, या वो फाइनेंस एक्टिविटी हो, उनको प्लान वे में एक कोऑर्डिनेट मैनर में रखा जाता है जिससे कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरी कर पाएँ। उसके अलावा टारगेट है और प्रायोरिटीज़ हैं। गवर्नमेंट के अपने अपने वेल डिसाइड टारगेट होते हैं और प्रायोरिटीज़ होती हैं, किस सेक्टर को वो प्रायर फॉर्म में तहजीब देते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग में प्रायोरिटीज़ तय होती है कि किस ओर गवर्नमेंट को पहले ध्यान देना है और किस टारगेट को कब तक अचीव करना है। उसके बाद इसका एक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक तरीके से सेंट्रल प्लानिंग होती है जो कि नेशन की एक सेंट्रलाइज वे में होती है, और बेसिकली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्टेन पीरियड के लिए होती है, वेल डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है। बेसिकली ये 5 ईयर प्लान के फॉर्म में होती है, और जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम जिसे नीति आयोग कहते हैं, उसके अंडर में ही होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो कि लीड करते हैं सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग को, बहुत सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट होते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को भी इसकी, देखिए, सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है वो इकोनॉमिक प्लानिंग का होता है किसी भी देश की। देखिए, इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें उसकी क्या नेसेसिटी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के वो अंडर डेवलप्ड कंट्री कैसे सफ़र करती हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखा जाए तो एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने की एक गोल है। जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग में भी डिफाइन किया गया था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जाना हर सरकार चाहती है, क्योंकि आजकल क्या है, इकोनॉमिक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो युग चला है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए किसी कंट्री का। तो इसके लिए आपको जो प्रायर एग्जिस्ट कंडीशंस हैं उसमें ऑटोमेशंस को बढ़ाना होगा, और कहीं ना कहीं ऑटोमेशन के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी की ओर जाना होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टेक्निक जो है वो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में मदद करती है अंडर डेवलप्ड कंट्री की। देखिए, सेकंड क्या है, जो विशिष्य सर्किल है पॉवर्टी का। ठीक है, यानी कम आमदनी, उसके बाद कम उपभोग, और कम उपभोग के बाद जब देखिए पैसा ही नहीं होगा फिर, और कम सेविंग। तो ये जो सर्कल चलता रहता है, फिर से वही कम सेविंग में कम आमदनी है, कम आमदनी के बाद फिर कम कंजम्पशन एक्टिविटी। तो उससे कंजम्पशन कम होने से प्रोडक्शन की लागत गिरती है, प्रोडक्शन कम होने से श्रम की सही से जो है वो लेबर कॉस्ट नहीं निकल पाती। वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियाँ और ये इंडस्ट्री जो ग्रोथ है उसमें
ये हर्डल बनते हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये पॉवर्टी का सर्किल तोड़ना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में देखिए प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटी एक लेवल पर हाई होती हैं, जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। आदमी ज़्यादा सर्विस की ओर ध्यान नहीं देता और बेसिकली उनको रोटी कपड़ा और मकान तक वो सीमित रहते हैं। तो इस सर्किल को ही अगर तोड़ दिया जाए, उनकी कुछ चेन्स को बढ़ाया जा सके, उनको ज़्यादा और आकर्षित किया जा सके, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, शिक्षा में भी हायर एजुकेशन की, और उसके अलावा और भी जो सर्विस सेक्टर है जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ फूडिंग और अदर टाइप्स की इंडस्ट्री, तो उसकी ग्रोथ जो है हो सकती है। इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है, होटल इंडस्ट्री भी सर्वाइव अच्छे से कर सकती है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये साइकिल तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट को तोड़ने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग एक मेजर रोल प्ले करती है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अभिशाप होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आप प्लानिंग अपने ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर करते हो कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व हो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, जो कि उनकी इन्वॉल्विंग ग्रोथ में सीधे सीधे प्रोपोर्शनली वर्क करती है। उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल ओवरहेड्स को बढ़ाना और नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करना। जो लैकिंग है बैकवर्ड कंट्रीज़ की, आप सोशल ओवरहेड या जिन जिन क्षेत्रों में आपका पिछड़ापन है उन क्षेत्रों में ग्रोथ करके आगे ले जाने की और कोशिश करना। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का एक नेसेसिटी होती है एक अंडर डेवलप्ड टाइप्स ऑफ कंट्रीज। ये कंडीशन नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की सक्सेस के लिए देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा। देखिए डेटा, अगर डेटा ठीक होगा तभी जाके आप उसको मतलब अपनी स्कीम्स पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंटेशंस करा सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज वो ये है कि यहाँ प्रॉपर स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ही नहीं है। यानी जो व्यक्ति फीडबैक दे रहा है या जो रिव्यू दे रहा है उसमें सही बात निकल के ही नहीं आ रही, जिससे सरकारों को पॉलिसीज़ बनाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्लानिंग करे। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का सुटेबल होना। बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देखते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कहीं नहीं है। तो इसका कारण भी ये है कि वहाँ की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का उतना सुटेबल ना होना। कई बार स्टेबल गवर्नमेंट का ना होना, एक अच्छी स्टेबल एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट का एग्जिस्ट ना कर पाना, ये भी वहाँ की प्लानिंग कमीशंस को कमज़ोर बनाता है। क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, अफसरों का सही से ना होना, साफ़ सुथरा ना होना, करप्शन के आरोपों में घिरा रहना, ये प्लानिंग की सक्सेस को रोकता है। उसके अलावा प्रायोरिटीज़ को सही से डिसाइड ना कर पाना और टारगेट को सेट ना कर पाना और उसके साथ साथ टाइम लिमिट ना बना पाना, तो इनके फिक्सेशन को प्रॉपरली नहीं कर पाना भी सक्सेस में हर्डल होता है। उसके अलावा जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे बैलेंस पेमेंट में हो, चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, या फिर अदर कोई भी चीज़ में कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हो, तो ये बैलेंस ना बन पाना भी कहीं ना कहीं प्लानिंग की सक्सेस को रोकता है। उसके अलावा पब्लिक की तरफ से कॉपरेशन ना मिलना, गवर्नमेंट को कॉपरेट ना करना, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के पूरे ना होने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि पब्लिक भी कई जगह कुछ प्रोग्राम्स को सपोर्ट नहीं करती है, उसको लॉन्च से पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। उसके अलावा कंजम्पशन थ्योरी जो है उसके आधार पे भी अगर हम बात करते हैं तो प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंजम्पशन को बढ़ाना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने का एक बड़ा कारण होता है। तो ये सब कंडीशंस हैं जो कि एक सक्सेसिव प्लानिंग की ओर रास्ता ले जाती हैं। देखिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है इन्हें हम बेसिकली तीन तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। एक सोशल ऑब्जेक्टिव, दूसरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और तीसरे पॉलिटिकल कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का प्रॉपरली हो जाए, है ना, एम्प्लॉयमेंट फुल जनरेट हो, सबको काम मिल जाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो, छोटे बड़े का भेदभाव जो रिचर एंड पुअरर सेक्शन का है वो कहीं ना कहीं कम हो, उनके बीच की खाई कम हो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है बढ़े, बैलेंस डेवलपमेंट हो, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, ग्रोथ भी हो, एजुकेशन भी बढ़ जाए, हेल्थ भी बढ़ जाए, और साथ साथ कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो कि वहाँ के लोग रह रहे हैं। उसके बाद कुछ एक हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो देखिए सोशल सिक्योरिटी हर व्यक्ति को मिले,
चाहे वो सिक्योरिटी एजुकेशन से हो, चाहे वो सिक्योरिटी राइट टू इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्क की सिक्योरिटी हो, या वो मतलब जो एक नेशन में जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि बोलने का या किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र सोच रखने का या स्वतंत्र बात को कहने का, तो यहाँ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो हो, और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पर काम भी करती है, यही ऑब्जेक्टिव लेके गवर्नमेंट काम करे। सोशल वेलफेयर में क्या है, वेलफेयर देखिए, वेलफेयर में केवल और केवल उनका ध्यान दिया जाए जो अपने आप से चीज़ें नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी क्रिएट करे कि उनको एडवांटेज पहुंचाया जाए जो हमारे अभी वीकर सेक्शन है, तो उनका वेलफेयर हो जाए। चाहे वो जो ट्राइबल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में पुअर किसान हो, या जो भी मतलब वो केवल कास्ट बेस्ड सिस्टम पे ही ना हो, उसके अलावा भी जो इकोनॉमिक बेस्ड सिस्टम पे भी जो जिनका वेलफेयर होने की ज़रूरत है, तो वो सोशल वेलफेयर के स्कीम्स के तहत आएँ। ये सोशल ऑब्जेक्टिव लेते हुए इकोनॉमिक प्लानिंग डिसाइड होती है। उसके अलावा सोशली इक्वलिटी आए, यानी जैसे न्याय क्षेत्र है, न्याय में कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज इक्वलिटी की ज़रूरत है और वहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का कि सोसाइटी में इक्वल रहे, यानी जैसे पहले कहते थे कि एक राजा का बेटा या फिर और किसी छोटे व्यक्ति का बेटा भी वो एक जगह बैठ के पढ़ सके और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से ये सब चीज़ें आएँ। उसके अलावा वर्कर्स को इफ़ेक्ट ज़्यादा ना करने पड़े, लेबर्स को शारीरिक श्रम की कमी हो, सोशल इक्वेलिटी इस ओर दर्शाती है। तो ये भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ पॉलिटिकल एंड अदर ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा प्रमोटिंग डिफेंस सन 48 से आप देख सकते हो, तो 48 में, उसके बाद क्या बोलते हैं 65, 62, 71 में बहुत सारे वॉर इंडिया ने देखे हैं। तो ये सब वॉर्स को देख के आप समझ सकते हो कि हमारी सीमाओं में आज भी सुरक्षित नहीं है। चाइना, पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ भी, अब तो नेपाल भी बहुत सारी बातें जो है हमारी सेक्टर्स को लेके कहने लगता है। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को इस तरीके से डिफेंस में काम करना कि हम अपनी एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ को ख्याल रख सकें। उसके बाद इंटरनल पीस और हारमोनी को मेंटेन करना, जो हमारे कल्चरल वे में है या फिर जो हमारे सामाजिक रूप में है, तो ये बैलेंस बना रहे। उसके अलावा पॉलिटिकल ईगो को सेटिस्फाई करना, हर एक गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिटिकल विल और ईगो होती है, तो उस और वो उनकी सोच होती है, उनकी थीम या उनके जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसको वो दिखाती है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग वो करती हैं, और इसमें उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं वो रखे जाते हैं। ये बेसिकली उनके लीडर्स के नाम पे ही रखे जाते हैं। देखिए इंडिया में क्या नीड है या ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसमें देखिए एक तो वन वे ऑफ डेवलपमेंट है, ये ओनली वे है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता। आपको प्लान तो यहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याओं का एक देश बोला जा सकता है। तो यहाँ बिना प्लान्स के कोई आप काम नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो ये एक बड़ा रिस्क होगा। उसके अलावा पॉवर्टी को रिमूव करना, सोशल जस्टिस को बढ़ाना, सामाजिक न्याय के क्षेत्र को बढ़ाना, इनिशियल्स प्रॉब्लम जो हमारी टेररिज्म है या फिर अदर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं इंटरनल पीस और हारमोनी से लेकर, उसको ओवरकम करना, सेल्फ डिपेंडेंस को अचीव करना, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं हो पाई है कंट्री। अभी बहुत सारे जो जगह आप देखते हो इसमें नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, यूटिलाइजेशन प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज का करना, या इन्वायरमेंट को ठीक रखना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में अभी संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं के लिए जो नीड है इकोनॉमिक प्लानिंग की। व्हेन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग को देखिए, अगर हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अगर बांटते हैं सरकार की संरचना के आधार पर, तो ये कैपिटलिस्टिक प्लानिंग हो सकती है, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री यूके और यूएसए में आप देखने को मिल सकती है, जहाँ पूंजीपतियों का ज़्यादा रोल रहता है। अभी भी आप देखते हो तो इंडिया में बहुत सारे घोटाले करने के बाद जो पूंजीपति है वो यूके की ओर जाते हैं, क्योंकि वहाँ कैपिटलिस्ट प्लानिंग इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स उनके सपोर्ट में बने हुए हैं। कम्युनिस्ट टाइप ऑफ प्लानिंग, इसमें गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। बेसिकली यहाँ पर वन पार्टी रूल्स देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना में। तो कम्युनिस्ट प्लानिंग में गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उन पर बहुत ज़्यादा रोक रहती है, और वो अपनी एक अलग तरीके की प्लानिंग और चैनलिंग रखते हैं। सोशलिस्टिक प्लानिंग कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट प्लानिंग के बीच की एक प्लानिंग का तरीका है। ये उन कंट्रीज़ में पाई जाती है जहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में, यानी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट
बिहेवियर के बीच का रास्ता माना जाता है। इंडिया में ये प्लानिंग बेसिकली आपको देखने को मिलती है, जिसमें सामाजिक सरोकार, जिसमें पूंजीपतियों का भी लाभ हो और साथ ही साथ सामाजिक सेक्शंस जो हैं वो उनका भी लाभ हो और सरकार का भी अपना वितरण हो। बेसिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके के सेक्टर ऐसी जगह देखने को मिलते हैं। फासिस्ट टाइप ऑफ प्लानिंग, इसमें एक इंडिविजुअल आदमी की जो है वो चलती है, चाहे वो हिटलर की प्लानिंग हो, चाहे वो कोरिया के तानाशाह की प्लानिंग। तो इसमें फासिस्ट टाइप ऑफ प्लानिंग में एक व्यक्ति ही सरकार होता है और उसकी जो कह दी बात होती है वही एक तरीके से सरकार की प्लानिंग हो जाती है। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ प्लानिंग, जो कि डेमोक्रेसियाँ, जो जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें लागू की जाने वाली प्लानिंग, जिसको जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी प्लान्स जो हैं वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग को अलग एक करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ प्लानिंग में आता है। उसके बाद अगर इसे हम पीरियड्स के हिसाब से अगर बांटा जाए तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म जो 10 साल के आसपास हो, और शॉर्ट टर्म जो कि 1 या 2 साल के बीच की बात है। और परमानेंट प्लानिंग जो कंटिन्यूस हमेशा बनती रहती हैं, जो जैसे हमारा बजट प्लान है। इमरजेंसी प्लानिंग जैसे जो कि स्पेशल टाइम या स्पेशल पर्पस से कुछ की गई प्लानिंग, जो कि किसी इमरजेंसी कंडीशंस में हुए प्लान्स को डिस्क्राइब करती हैं। उसके बाद अगर हम इसे और जनरल बेसिस के आधार पे करें तो जनरल और पार्शियल टाइप ऑफ प्लानिंग, रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल टाइप्स ऑफ प्लानिंग, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो ये अलग अलग टाइप्स की प्लानिंग है। थैंक यू स्टूडेंट।